बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 10 है थर्मल फिज़िक्स, उसकी हम एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है। तो इसका जो सी पार्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इस पार्ट को इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है, वाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन जॉइंट्स? क्यों पुलों को एक्सपेंशन जॉइंट्स की तो ज़रूरत होती है, बट ग्लास जार्स विद मेटल लिड्स डू नॉट। लेकिन जो शीशे के जार होते हैं उनके ऊपर मेटल के ढक्कन लगे होते हैं, उनको जॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती। पुलों को ज़रूरत होती है, लेकिन उन शीशे के जार्स के ऊपर जो मेटल के ढक्कन होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती। इवन दो बोथ एक्सपीरियंस टेम्परेचर चेंजेस, हालांकि दोनों ही टेम्परेचर में तब्दीली का सामना करते हैं। पुल भी टेम्परेचर में तब्दीली का सामना करते हैं, और जो गैस के जार होते हैं, जो शीशे के जार होते हैं और उनके ऊपर जो मेटल के ढक्कन लगे होते हैं, उन्हें भी टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुल के अंदर हम जॉइंट्स बनाते हैं, ढक्कन के अंदर हम जॉइंट्स नहीं बनाते। ऐसा क्यों है? ब्रिजेस आर वेरी लार्ज, पुल बहुत बड़े होते हैं। सो इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन, तो अगर एक छोटी सी फीसद में भी, अगर छोटी सी फीसद में भी फैलाव वाक़ हो तो कैन कॉज मेजर डैमेजिंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। पुल को, उसके ढांचे को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। कि अगर पुल के लिहाज से देखें कि अगर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का एक पुल है और उसमें 1% भी अगर इजाफा होता है एक्सपेंशन के लिहाज से, तो कितना 10 मीटर यानी कम से कम 30 फीट के करीब जो है वो पुल में दरार आ सकती है, डैमेज आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा डैमेज होगा। इसलिए हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी कि पुल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसमें अगर छोटी सी फीसद में भी फैलाव वाक़या हो जाए तो ये पुल को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। ग्लास जार्स आर स्मॉल, जो शीशे के जार होते हैं ये छोटे होते हैं। एंड मेटल एक्चुअली एक्सपैंड्स मोर देन ग्लास, और मेटल शीशे से ज़्यादा फैलती है। सो व्हेन ग्लास जार्स आर हीटेड, इस वजह से जब ग्लास जार को गर्म किया जाता है, इट हेल्प्स टू लूजन द टाइट लिड्स, तो इससे अटके हुए ढक्कन खोलने में आसानी वाक़ होती है या मदद मिलती है। अटके हुए ढक्कन खोलने में मदद मिलती है। अगर तो होता ना दोनों बराबर फैलते कि शीशा भी उतना फैलता और मेटल भी उतना ही फैलता, तो जितना शीशा फैलता जाता उतना मेटल फैलता जाता, तो वो और उसके ऊपर सख्त ही होता जाता। लेकिन क्या है, मेटल ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ग्लास उतनी तेज़ी से नहीं फैलता, इसलिए मेटल जल्दी फैल जाता है और वो ढीला हो जाता है और हम उसको ऊपर से खोल के उतार लेते हैं। तो इबारत भी दोबारा से एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ। ग्लास जार छोटे होते हैं और मेटल ग्लास जार शीशे के जार छोटे होते हैं और मेटल शीशे से ज़्यादा फैलता है। और दरअसल मेटल शीशे से ज़्यादा फैलता है, इसलिए जब ग्लास शीशे के जार को गर्म किया जाता है तो अटके हुए ढक्कन खोलने में मदद मिलती है। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे जी है 10.2, इफ़ टू लिक्विड्स आर हीटेड अंडर सेम कंडीशंस, दो मायाजात हैं, दोनों को हम सेम कंडीशन के अंदर गर्म करते हैं, बट वन ऑफ देम हीट्स अप फास्टर, लेकिन उनमें से एक जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में क्या बताता है? दो मायाजात को गर्म करते हैं, कंडीशन सेम है, एक जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो अब बता रहे हैं, अब आपने ये बताना है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आपको क्या पता है। हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दरअसल हीट को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, कि ये कितनी हीट बर्दाश्त कर सकता है कोई भी मटेरियल। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको गर्म करना मुश्किल होगा, और जिसकी जितनी हीट कैपेसिटी कम है उसको गर्म करना उतना ही आसान होगा। हम पढ़ के भी आए हैं कि जो लकड़ी है वो देर से गर्म होती है, जबकि लोहा जल्दी गर्म हो जाता है। जो जितनी जल्दी गर्म होता है फिर वो ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है, लेकिन जो देर से गर्म होता है वो ठंडा भी देर से होता है। ठीक है, ये तुम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। अब हमने इसमें ये डिस्कस करना है, ये समझना है कि सेम कंडीशन है, एक माया जल्दी गर्म हो रहा है, दूसरा देर से गर्म हो रहा है, तो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो जो जल्दी गर्म हो रहा है इसका मतलब है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा द स्पीड ऑफ लिक्विड गेटिंग हीट अप डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई किसी माया के गर्म होने की रफ्तार का इन्हिसार उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर होता है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और इबारत भी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए पता लग गई। द लिक्विड दैट हीट्स अप फास्टर, वो लिक्विड जो जल्दी गर्म होता है, वो माया जो जल्दी गर्म होता है, हैज़ अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। वो माया जो जल्दी गर्म होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। मीनिंग इट रिक्वायर्स लेस हीट, इसका मतलब है इसको थोड़ी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी, हीट एनर्जी, उसको थोड़ी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी टू रेज इट्स टेम्परेचर, उसका दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि उसका दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए थोड़ी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो अब दोबारा मैं एक दफ़ा इबारत दोहरा देता हूँ। कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूँ कि अगर वो जल्दी गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, यही हमें उसके बारे में पता लगता है। तो यहाँ से दोबारा दोहरा देता हूँ। लिक्विड जो लिक्विड जल्दी गर्म होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। इसका मतलब है कि उसको उसके टेम्परेचर में इजाफा करने के लिए या उसके टेम्परेचर में इजाफे के लिए कम हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक, अब हम अगले कौन चले जाते हैं अपने यहाँ पर। वाई डज अ लिक्विड एवेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई, जब हवा खुश्क होती है तो पानी या लिक्विड, माया है वो क्यों तेज़ी से एवेपोरेट होता है। जब हवा खुश्क होती है तो माया तेज़ी से क्यों एवेपोरेट होता है। अ लिक्विड एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई, ठीक है, जब हवा खुश्क होती है तो माया ज़्यादा तेज़ी से बुखारात बनकर उड़ता है या एवेपोरेट होता है, एज इट इज़ लिखते हैं। जब हवा खुश्क होती है तो माया ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेट होता है। बिकॉज व्हेन द एयर इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जब हवा पहले ही नमी से पुर होती है, एवेपोरेशन स्लोज डाउन, तो एवेपोरेशन का अमल सुस्त पड़ जाता है। क्योंकि जब हवा पहले ही नमी से भरी हुई होती है तो एवेपोरेशन का अमल सुस्त पड़ जाता है। बट इन ड्राई एयर, लेकिन खुश्क हवा में, द प्रोसेस अकर्स मोर रैपिडली, ये अमल ज़्यादा तेज़ी से वाक़ होता है। बिकॉज द एयर कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर, क्योंकि अब हवा ज़्यादा मिकदार में आबी बुखारात को जज़ब कर सकती है। ठीक है, हवा खुश्क है तो ज़्यादा आबी बुखारात को जज़ब कर लेगी। जब हवा थी पुरनम थी, वो नमी वाली थी, ह्यूमिडिटी थी, मॉइस्चर था उसमें, तो अब उसकी जो वेपोरेशन की रफ्तार थी वो स्लो हो जानी थी। आखिरी लाइन के लिए मैं उर्दू की इबारत दोबारा दोहरा देता हूँ, क्या हो जाएगी। लेकिन जब हवा खुश्क होती है तो ये अमल बहुत तेज़ी से वाक़ होता है, क्योंकि ये हवा ज़्यादा मिकदार में आबी बुखारात को जज़ब कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास अगला है जी ये 10.4। When a piece of ice melts, जब बर्फ का एक टुकड़ा पिघलता है, द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, तो टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। इवन दो हीट इज सप्लाइड, अगरचे उसको हरारत मुहैया की जाए तो भी, कि जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो बेशक हम उसको हरारत दे रहे होते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। वेयर डज एनर्जी गो, एनर्जी कहाँ जाती है, एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन फेज चेंज, और फेज चेंज में ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। तुम्हारे पास दो सवाल बन जाएंगे, एक ये कि एनर्जी जो है ये एनर्जी जाती कहाँ है, और दूसरा है कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आंसर की हेडिंग देंगे, आगे हम अपनी हेडिंग लगाएंगे वेयर डज द एनर्जी गो, तो एनर्जी कहाँ जाती है। व्हेन अ पीस ऑफ आइस मेल्ट्स द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, जब बर्फ पिघलती है तो टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। बिकॉज द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, क्योंकि इस सूरत हाल में हीट एनर्जी को इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। दैट आर होल्डिंग द सॉलिड आइस टुगेदर, जिसने बर्फ को अपनी जगह पर कायम रखा था, या जिसने बर्फ़ के मालिक्यूल आपस में जोड़ के रखा हुआ था, ये हम ज़्यादा बेहतर उर्दू कह सकते हैं कि वो बॉन्ड्स जिसने बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पर पकड़ कर रखा हुआ था ना, उसको तोड़ने में सर्फ हो जाती है। इंस्टेड ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर में इजाफे की बजाय, यानी टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता और वही एनर्जी जो है उन बॉन्ड्स को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है जो बर्फ़ के मालिक्यूल्स को अपनी जगह पर कायम रखते हैं, उनको तोड़ने में सर्फ हो जाती है। और वैसे भी हम पढ़ के आए कि जब फेज़ चेंज होगा तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फेज़ नहीं चेंज होगा। इबारत इसकी कुछ इस तरह से बन जाएगी, जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता, क्योंकि
अब जो हीट एनर्जी फराहम की जाती है वो टेम्परेचर को बढ़ाने की बजाय बर्फ़ के मालिक्यूल को अपनी जगह पर रखने वाले इंटरमालिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, ये इबारत हमारे बन जाएगी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे है जी इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनेबल्स फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट। इसी वजह से मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने के काबिल होता है। ठीक है, वरना तो उसका टेम्परेचर ही बढ़ता जाएगा। अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बल्कि जो है स्टेट चेंज होना शुरू हो जाती है। इसी की वजह से मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने के काबिल होता है सॉलिड टू लिक्विड यानी ठोस से माया में, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में इजाफे के। तो इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी, इसी की वजह से मादा बिना दर्जा हरारत तब्दील किए या बिना टेम्परेचर तब्दील किए एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने के काबिल हो पाता है, या एक हालत से दूसरी हालत यानी कि ठोस से माया में तब्दील होने के काबिल हो पाता है। इस तरह की इबारत बन जाएगी इसकी। इसी की वजह से मादा बिना टेम्परेचर में तब्दीली के एक हालत से दूसरी हालत में यानी कि ठोस से माया में तब्दील होने के काबिल हो पाता है। ये इबारत बन जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं अपना जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 10.5। वाई डू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर सैग? कि क्यों ऐसा है कि जो बिजली की तारें हैं जिसमें से बिजली गुजरती है ये ढीली पड़ जाती हैं, सैग यानी नीचे की जानिब लटक जाती हैं, इन समर एंड टाइटन इन विंटर। जबकि गर्मियों के मौसम में ये ढीली पड़ जाती हैं, जबकि सर्दियों के मौसम में ये तन जाती हैं, तन यानी अकड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। गर्मियों के मौसम में इन्होंने ढीले पड़ जाना है और सर्दियों के मौसम में इन्होंने सख्त हो जाना है, तन जाना है। ऐसा क्यों होता है? In summer, high heat causes the metal wires to expand. सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी की वजह से ये तारें फैल जाती हैं। ठीक है, जब फैल जाएंगी तो उसी जगह पर तार की लंबाई ज़्यादा होगी, जब लंबाई ज़्यादा होगी तो वो तन जाती है, और जब हमने किसी चीज़ को टाइट करना होता है तो हम उसको पीछे को खींचते हैं, यानी उसकी लंबाई को कम करते हैं उस छोटे से एरिया में, तो वो टाइट हो जाती है। और गर्मी में क्या हुआ है कि गर्मी की वजह से तारें फैल गई हैं। ठीक, इतना ही हमने पढ़ा है कि गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी की वजह से तारें फैल जाती हैं। रिजल्टेंटली दे बिकम लॉन्गर विच मेक्स देम सैग। नतीजतन ये लंबी हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये लटक जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी जानिब, ठीक है, पहले इसकी इबारत यहीं तक मैं बता दूं उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी की वजह से तारें फैल जाती हैं, नतीजतन ये लंबी हो जाती हैं और इस वजह से ये लटक जाती हैं या ढीली पड़ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी जानिब, इन विंटर, ठंड में कोल्ड टेम्परेचर्स कॉज द वायर्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जबकि ठंड के मौसम में दर्जा हरारत की वजह से तारें सिकुड़ जाती हैं। दिस मेक्स द वायर्स टाइट इन विंटर। इस वजह से सर्दी के मौसम में तारें तन जाती हैं या अकड़ जाती हैं। तन जाती ज़्यादा लफ्ज़ है कि वो टाइट हो जाती हैं, या टाइट का लफ्ज़ भी लिख दें तो भी ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब, ठंड के मौसम में टेम्परेचर की वजह से, या ऐसा लिख दें ठंडे टेम्परेचर या कम दर्जा हरारत की वजह से, दूसरी जानिब सर्दी के मौसम में कम दर्जा हरारत की वजह से तारें सिकुड़ जाती हैं और इस वजह से सर्दी के मौसम में तारें तन जाती हैं या तारें टाइट हो जाती हैं। तो ये हमारे इस तरह से जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाला जो पार्ट है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ।